नमस्कार। आज का हमारा विषय है अराजकतावाद। राजनीति विज्ञान में राज्य के कार्यक्षेत्र को लेकर कई विचारधाराएं प्रचलित है। उसमें एक विचारधारा अराजकतावाद भी है। सामान्य बोलचाल की भाषा में अराजकतावाद का अर्थ यह होता है कि सभी प्रकार की व्यवस्था भंग हो गई हो, उपद्रव चल रहा हो या बड़े पैमाने पर व्यक्ति तथा अधिकारियों की हत्या की जा रही हो। किंतु ये विचार गलत है। इसे हम आतंकवाद कहेंगे। साम्यवादी पूंजीवाद को समाप्त करके श्रमिक क्रांति को सफल बनाने के लिए अराजकतावाद का समर्थन करते हैं। अराजकतावाद वस्तुतः शक्ति पर आधारित शासन के विरुद्ध है। इसमें व्यक्तिगत संपत्ति तथा धर्म से घृणा की जाती है। राज्य की जगह मानव द्वारा निर्मित समुदाय का अराजकतावाद समर्थन करता है और उसे आंतरिक सुरक्षा तथा सुव्यवस्था का कार्य सौंपना चाहता है। इस विषय में कोकर की परिभाषा है अराजकतावाद के संदर्भ में कि अराजकतावाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार राजनीतिक सत्ता प्रत्येक रूप में अनावश्यक और अवांछनीय है। हम अराजकतावाद के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करेंगे। पहला है राज्य का विरोध। अराजकतावादी राज्य का न केवल विरोध करते हैं बल्कि उसे हानिकारक भी बतलाते हैं। बाकुनिन का कथन है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जो कुछ व्यक्तियों की शक्ति अथवा धार्मिक छल कपट के द्वारा बनाई गई है। राज्य का जन्म हिंसा, युद्ध तथा विजय से हुआ है। क्रोपाटकिन के अनुसार राज्य 16वीं शताब्दी में विकसित हुआ। राज्य धनवानों की संपत्ति की रक्षा करता है। राज्य के न रहने पर संगठित सेना भी नहीं रहेगी। परिणाम स्वरूप युद्ध समाप्त हो जाएंगे। इतिहास गवाह है कि राज्य ने मनुष्य के कष्ट बढ़ाए हैं, करोड़ों को बेरोजगार बनाया है। श्रमिकों ने जब कभी मालिकों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, राज्य ने उन्हें कुछ कहने से पूर्व ही कुचल दिया। इस तरह राज्य ने सदैव धनिकों को सुविधाएं दी है। दूसरा सिद्धांत है व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण। अराजकतावादी मानते हैं कि राज्य का प्रत्येक कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण करता है। राज्य के पूर्व भी मनुष्य रहते थे। उस समय मनुष्यों का जीवन सुखी था। लोग समृद्ध और संतुष्ट थे। शासन के बनाए हुए कानूनों से व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट होती है। कोई भी अच्छा कार्य व्यक्ति किसी के आदेश से नहीं करता, अपितु इसलिए करता है कि वह उसे अच्छा समझता है। राज्य, धर्म तथा व्यक्तिगत संपत्ति, इन तीनों बंधनों के टूटने पर ही वास्तविक स्वतंत्रता मनुष्य को मिल सकती है। तीसरा, सत्ता का मद। मनुष्य स्वभाव से ईमानदार होता है किंतु पद प्राप्त करते ही भ्रष्ट बन जाता है। लॉर्ड एक्टन का कहना है कि सत्ता भ्रष्ट बनाती है और निरंकुश सत्ता पूर्णतया भ्रष्ट। वह पद प्राप्त करते ही भिन्न भिन्न साधनों को अपनाता है। अपने मित्रों एवं सहयोगियों को जो उसके मत से सहमत नहीं है मार डालता है, जिससे वह उसका विरोध न कर सके। क्रोपाटकिन का कथन है कि वह मंत्री एक श्रेष्ठ मनुष्य होता यदि उसे सत्ता नहीं दी गई होती। शासन की परिस्थितियां ही ऐसी होती है कि वह स्वयं को जीवित रखने के लिए बल प्रयोग, शोषण, हत्या तथा घृणा का सहारा लेता है। चौथा, लोकतंत्री शासन का विरोध। मील के अनुसार
इसमें मतदाताओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के नाम पर शासन करते हैं। कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। प्रत्येक मनुष्य को केवल उन्हीं बातों का ज्ञान होता है जिनसे उनका संबंध हो, जैसे वकील, डॉक्टर, व्यापारी आदि। जनप्रतिनिधियों को सभी बातों का ज्ञान नहीं होता है। जो व्यक्ति बार बार चुनकर आते हैं वे राजनीति को अपना पेशा बना लेते हैं और मानव कमजोरियों का लाभ उठाकर अपना पेट भरते हैं। चुनाव एक ढोंग है और चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि जनता से सलाह नहीं करते हैं। 5वां बिंदु है कानून का दृष्टिकोण। प्राचीन युग में रीति रिवाज, रूढ़ियाँ एवं प्रथाएं कानून थी और वे समाज को कायम रखने के लिए पर्याप्त थी। उस समय लोगों का जीवन सुखी, समृद्ध और संतुष्ट था। राज्य की उत्पत्ति तब हुई जब समाज में आर्थिक परिस्थितियों के कारण वर्ग पैदा हुए। शोषक वर्ग ने निर्धनों का शोषण करने के लिए राज सत्ता के विकास किया है। राज्य ने सदैव धनिकों का भला किया है और गरीबों के कष्ट बढ़ाए हैं। 6वां बिंदु है राज्य निरर्थक संस्था है। व्यक्तिवादी ये मानते हैं कि राज्य एक अनावश्यक, हानिकारक तथा निरर्थक संस्था है। आज जो कार्य राज्य करता है, जैसे देश की सुरक्षा, आंतरिक शांति एवं व्यवस्था, उससे स्वतंत्र संघों के द्वारा सरलता से और कुशलता से किया जा सकता है। आज के समाज में व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाने के बाद राज्य का केवल एक कार्य बच जाता है कि वह अपनी मृत्यु के आदेश पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दे। राज्य की पुलिस, जेल, न्याय आदि निर्दोष व्यक्तियों को चरित्रहीन बनाते हैं तथा समाज में दुर्गुणों की वृद्धि करते हैं। 7वां पूंजीवाद का विरोध। साम्यवाद की तरह यह भी पूंजीवाद का कट्टर शत्रु है। आधुनिक जीवन की दयनीयता एवं विषम अवस्था का एकमात्र कारण पूंजीवाद है। राज्य का जन्म पूंजीवाद को संरक्षण देने के लिए हुआ है। अराजकतावादी श्रम को मूल्यों का आधार मानते हैं और किसी वस्तु से जो लाभ होता है उसे पूंजीपति हड़प लेते हैं और यह लाभ श्रमिकों को मिलना चाहिए। 8वां बिंदु है धर्म का विरोध। पूंजीपतियों ने अपने स्वार्थों की रक्षा करने के लिए धर्म का सहारा लिया है। इस संदर्भ में बाकुनिन का कहना है कि धर्म के नाम पर निर्धनों को संतोष एवं भाग्य का पाठ पढ़ाया जाता है और अत्याचार को शांतिपूर्ण सहन करने के लिए कहा जाता है। धर्म सभ्यता के विकास में बाधा पहुंचाता है। धर्म मनुष्य में अंधविश्वास जगाता है और श्रमिकों को जो कुछ मिलता है उसी में संतोष करने के लिए कहता है। 9वां है राज्य अपराधों का सृष्टा है। अराजकतावादियों का मत है कि राज्य नहीं रहेगा तो सेनाएं भी नहीं रहेगी। जब तक कोई भी राज्य आक्रमण नहीं करेगा, राज्य अपराधों को रोकने में असमर्थ रहा है। आज तक राज्य ने अपराधियों को जो दंड दिया है उससे उनकी संख्या कम हो जानी चाहिए थी, किंतु अपराध कम होने के बजाय बढ़ गए हैं। और अंतिम है 10वां संपत्ति का विरोध। अराजकतावादी संपत्ति का भी कड़ा विरोध करते हैं। संपत्ति के विरुद्ध चोरी, डाका, अपराध आदि होते हैं। इसका मुख्य कारण संपत्ति का असमान वितरण है। यदि व्यक्तिगत संपत्ति का अंत कर दिया जाए तो अपराधों का भी अंत
अपने आप हो जाएगा। क्रोपाटकिन का इस संदर्भ में कहना है कि उत्पादन का कार्य कोई एक व्यक्ति बिना सहयोग के नहीं कर सकता। अतः संपत्ति पर सभी का अधिकार होना चाहिए। व्यक्तिगत संपत्ति से निर्धनता बढ़ती है और करोड़ों व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं। जिनके पास संपत्ति होती है वे आलसी तथा विलासी बन जाते हैं और संपत्ति के अभाव में लोग अशिक्षित रह जाते हैं, चोरी और डाका डालते हैं और खून करते हैं। अतः व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा ही समाप्त कर देनी चाहिए। धन्यवाद।